बच्चों पहला एग्जाम आप लोगों को क्लियर होगा। तो बच्चों हम अपने सेकंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम को डिस्कस करते हैं। बच्चों सेकंड एग्जाम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, क्या कहता है बच्चों? अगर इक्वल में इक्वल को ऐड करते हैं, अगर बराबर में बराबर को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास पूरी संख्या आएगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। तो यहां पर बच्चों हमारे पास दो इक्वल्स हैं। क्या है बच्चों? एक इक्वल्स तो ये है और एक इक्वल बच्चों ये है। तो मैं लेट करता हूं, मेरे पास दो इक्वल्स हैं। एक इक्वल्स तो हुआ a इक्वल टू बी, क्लियर है। दूसरा इक्वल हुआ बच्चों c इक्वल टू डी, क्लियर है। a b के बराबर है और c d के बराबर है। जैसा कि एग्जाम में लिखा हुआ था हमने वैसा ही माना कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दो इक्वल्स हमने माने। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। a को मैंने ऐड किया c में, a को मैंने बच्चों ऐड किया c में, और b को ऐड किया बच्चों मैंने d में, b को ऐड किया बच्चों मैंने d में। तो जब मैं इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड करता हूं तो जो होल आएगा, जो पूरा आएगा, वो दोनों भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। सेकंड एग्जाम ये कहता है, क्लियर है? आती बात दोस्तों समझ में? तो इसको बच्चों हम न्यूमेरिकल में लेके चलते हैं। 10 इक्वल टू 10 एंड 4 इक्वल टू 4। तो बच्चों a और ये c अगर हमसे इससे कंपेयर करें तो ये a और ये c है। तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 10 प्लस 4, 10 प्लस 4। तो बच्चों क्या ये भी 14 है और ये भी 14 है, क्लियर बच्चों? थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों मैं ये कहता हूं कि दो आदमी हैं, दो व्यक्ति हैं जिनका शरीर का भार बराबर है। दो व्यक्तियों के शरीर का भार बराबर है, क्लियर है बच्चों? दो व्यक्ति हैं जिनके शरीर का भार बराबर है। अगर बच्चों उनके वजन में 5-5 किलो वजन और बढ़ जाए, मतलब एक व्यक्ति जो है उसके वजन में भी 5 किलो बार बढ़ जाए और दूसरे व्यक्ति का भी वजन 5 किलो बढ़ जाए, तो इस केस में इन दोनों का बढ़ने के बाद भी इन दोनों का वजन बराबर ही होगा। जैसे ए व्यक्ति का भार बी व्यक्ति के भार से बराबर है, ए व्यक्ति के शरीर का भार बी व्यक्ति के शरीर के भार के बराबर है। अगर इन दोनों के भार में मैं 5 किलो ऐड कर दूं, दोनों के शरीर का भार 5 किलो ऐड हो जाए, तो क्या वो इक्वल नहीं होगा? जब a इक्वल टू बी है तो सेम क्वांटिटी बढ़ने पर भार भी इक्वल ही होगा, क्लियर है बच्चों? बच्चों इसी के आगे हम अपना थर्ड एग्जाम देखते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, मतलब सेम बच्चों यहां पर हमने ऐड किया, अब एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वल्स में इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करो। हमने दो इक्वल्स माने, a इक्वल टू बी एंड c इक्वल टू डी। क्या करना है? अब इक्वल्स में इक्वल को सब्ट्रैक्ट करना है। a माइनस सी इक्वल टू b माइनस डी। तो बच्चों जब हम इक्वल्स में इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, a में से c को घटाने के बाद जो बचेगा और b में से d को घटाने के बाद जो बचेगा, वो दोनों बच्चों इक्वल ही होगा। जैसे अगर हम बच्चों हम इसका एग्जांपल ले, अगर मैं 10 माइनस 4 करूं और फिर दोबारा 10 माइनस 4 करूं, तो यहां पर भी मेरे बच्चों 6 आएगा और यहां पर भी क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा, क्लियर है? अगर बच्चों हम दोबारा इसमें वेट के हिसाब से समझे, ए व्यक्ति का वजन और बी व्यक्ति का वजन बराबर है। अगर उनके वजन में उनका वजन 5 किलो घट जाता है, दोनों का वजन ही 5 किलो घट जाता है, तो क्या दोनों का वजन घटने के बाद भी बराबर नहीं होगा? बराबर ही होगा। जब शुरुआत में ही उन दोनों का वजन बराबर था, घटने के बाद इस ए का भी 5 किलो ही घटा और बी का भी 5 किलो घटा,
तो घटने के बाद भी, जब शुरुआत में बराबर था तो घटने के बाद भी तो इक्वल ही होगा। जब सेम वजन घटा है तो घटने के बाद भी सेम ही होगा। तो बच्चों, यहां पर हमने अपना सेकंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम को क्लियर किया।